हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष न जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हो जाओ तैयार, हो चुका आगाज लड़का। आ जाओ सभी रसगुल्लो, चलते हैं अपने इन करंट अफेयर वाले नोट्स की तरफ जो आपको 101% सक्सेस दिलाएगा। ठीक है मित्रों, कम समय में आपको पूरे नोट्स का रिव्यू कराऊंगा। जितने भी बारे मेरे भाई पैट की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी मेरे साथ ही इस क्लास को पूरा देखें। ठीक है, इस क्लास में आपको बहुत सारी नई जानकारियां भी दूंगा और बेहतरीन तरीके से आपको बुलडोजर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक है मित्रों, तो अंत में आपको पूरी वीडियो देखनी है और एक क्वेश्चन आपको आज इतना बेहतरीन है कि उसके आप फैक्ट देखेंगे तो आप सभी भी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और यदि मैं आपको क्या विश्वास बना चुका हूं, आप सभी का सच्चा साथी बन चुका हूं, तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार के सदस्य बनिए। आइए देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोड जो आपको काफ़ी ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपके संघर्ष की ओर, आपके मंजिल की ओर, आपको मेहनत करने की ओर लेकर जाएगा। सक्सेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेस। सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्या हो जाती है? मेहनत करने वालों पर ये फिदा हो जाती है। यानी आप आज अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है मित्रों कि उड़ान यहां से नहीं वहां से शुरू होगी। उड़ान यहां से नहीं, उड़ान वहां से शुरू होगी। तुम पन्ने तो पलटो मेरे साथियों, तेरी मेहनत आसमान को भी झुकाएगी। तुम्हारी मेहनत आसमान को भी झुकाएगी। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से मोटिवेशन कोड के साथ, एक बेहतरीन से सेशन की जो आपको नंबर दिलाएगा और आप सभी को मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इसी क्लास को पूरा लीजिएगा क्योंकि जो मेहनत कर सकता है वही इस क्लास को पूरा देख सकता है। क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे तो आज पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लेकिन ये कागज़ का टुकड़ा और पेंसिल के दम पर मैं आपको क्वेश्चन बनवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा रायसीना डायलॉग का संस्करण। तो रायसीना डायलॉग ये इसका 7वां संस्करण है। क्या है मित्रों? 7वां इसका संस्करण है और हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप सभी को याद होना चाहिए, विदेश मंत्रालय के द्वारा और ऑर्जर फाउंडेशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसकी शुरुआत वैसे कब हुई थी? 2016 में। पहली बार इसे कब बनाया गया था? 2016 में। और किस मंत्री ने? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। रायसीना की पहाड़ी पर यह स्थित है, इसीलिए मित्रों इसे रायसीना डायलॉग नाम दिया गया है। देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस बेहतरीन से रायसीना डायलॉग को स्टार्ट किया गया है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं ये किससे देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी स्टार्टिंग की गई है। यहाँ पर आपको केवल इतना याद रखना है कि इसके मुख्य अतिथि कौन है? ये है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। कौन मित्रों? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, और ये है वॉन डेर लेन। वॉन डेर लेन एक महिला है। कौन है मित्रों? वॉन डेर लेन एक महिला है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना था। आज गला काफ़ी बैठ चुका है, आप सभी लोग सुन चुके होंगे बात को। क्या मैं ऐसे ही बोलता हूँ कभी? अब आपके लिए देखता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बेहतरीन सी जानकारी दूंगा और ये आपको सभी चीज़ों को याद रखना है। एक क्वेश्चन के माध्यम से नहीं, बल्कि एक देश के नागरिक होने के साथ साथ ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, पहचाननी चाहिए, आपकी जबान पर रहनी चाहिए। जैसे कि हाल में वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 जारी की है। अब ये होता क्या है वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो ऐसा रिपोर्ट जो मित्रों सैन्य खर्चे के बारे में बताता है। क्या बताता है? सैन्य खर्चे के बारे में, कि कौन सा देश अपने सैनिकों पर, अपने जवानों पर, अपने हिंदुस्तानियों पर, है ना, या यूँ कहें हिंदुस्तानी जवान का नाम आता है तो सबसे पहले हिंदुस्तानियों का नाम आता है ना। तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या जवानों के लिए, आर्मी के लिए कौन सा देश कितना सैन्य खर्चा करता है, उसके लिए इस वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये बेहतरीन सा काम करती है कौन? सिप्री। कौन करती है? सिप्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्टॉकहोम में। कहाँ पर मित्रों? इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये मैंने लिख दी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर स्वीडन की राजधानी है और यहीं पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं हथियारों की जानकारी भी कौन देता है? तो सिप्री ही देता है। अब इसने अपनी एक वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि कौन सा देश अपने सैन्य जो अधिकारी हैं या सैन्य इनकी आर्मी है उन पर कितना रुपया खर्च करता है। तो विश्व में अगर हम बात करें अब तक 2.3 ट्रिलियन इतना खर्चा किया गया है विश्व की सारी जो सेना है उन पर। वहीं पर इसमें टॉप पर है कौन? तो यूएसए। इसने $800 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किए हैं। वहीं पर चाइना ने $293 बिलियन
और तीसरे स्थान पर आया है अपना इंडिया। किस स्थान पर आया है? तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर है इंग्लैंड, इसने 60 कितना भी तो $60 बिलियन खर्च किए हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? इंडिया। तो यहाँ पर अपना इंडिया को आपको याद रखना है, इंडिया तीसरे स्थान पर है। मैं चाहूँगा कि ये पहले स्थान पर आए। इंडिया जिस दिन पहले स्थान पर आ गया उस दिन भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना कभी भी किसी भी परिस्थिति को लेकर, और आप सभी को पता है कि सबसे बेहतरीन कौन आर्मी है, तो हम भारतीय हैं, तो भारतीयों की आर्मी सबसे बेहतरीन है। ये फर्जी जो रिपोर्ट आती रहती हैं, इन फर्जी रिपोर्टों का तो हम क्या ही कहें। अगर कागजी अंकड़ों के अनुसार देखें तो उनको ही माना पड़ेगा, लेकिन अपने दिल से देखें तो अपने भारत के जवान जय हिंद जय भारत हैं। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको मैं कुछ आगामी जो हमारे खेल होने वाले हैं उनके बारे में एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, इसे देखिएगा और इसे याद करिएगा। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है? ग्रामीण ग्रीष्मकालीन वादिर। ग्रीष्मकालीन वादिर मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, उनका एक ओलंपिक होगा, और इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में 1 से 15 मई के मध्य इनका आयोजन किया जाना है। इसमें भारत की तरफ से 65 खिलाड़ी जाएंगे और 11 खेल यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, भारत। अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बताना है कि भारतीय एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? भारतीय एथलीट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर जो लाइव चैट चल रही है इसमें यहाँ पर आपको बताना है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। जल्दी से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए आगामी कुछ ये है आगामी खेल जो हमारे आने वाले दिनों में होने वाले हैं या हो चुके हैं। जैसे 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? ये इसका आयोजन 2023 में भारत में ही होगा। फीफा अंडर 17 महिला 2021 इसका कप कहाँ पर हुआ था? भारत में। 22वां फीफा वर्ल्ड विश्व कप कहाँ पर होगा? तो कतर दोहा में। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 कहाँ हुए थे? ओलंपिक में। और 33वें नंबर कहाँ होंगे? 2024 में ये होंगे पेरिस में। ये पॉइंट आप सभी को यहाँ से याद रखना है। ऐसे ही 19वां एशियाई खेल 2022 कहाँ पर होगा? तो होंगझांग चीन में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होगा? 2021 में कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ भारत में। ये पॉइंट आप सभी को यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको जो हमारे अप्रैल माह के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं, उन इम्पोर्टेंट दिवसों की मैंने भी एक छोटी सी लिस्ट बनाई है। उन छोटी सी लिस्ट को आप देखना, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का होगा, और अप्रैल माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं यहाँ से आपको याद भी हो जाएंगे। तो लगभग हम 6 से 7 बार 10 बार लगभग उसका रिवीजन कर चुके हैं। आज भी उसका रिवीजन करते हैं। अप्रैल माह तो आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो 2 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैंने कैसे याद कराया था? तो समुद्र, और समुद्र से हम याद रखते हैं समुद्र का बड़ा रूप क्या होता है? महासागर। और महासागर हमारे पास कितने प्रेजेंट टाइम में? तो 5 महासागर हैं। ठीक है, अब 5 में से 1 कम कर दो तो यहाँ पर 5 तो तारीख हो जाएगी, और 1 कम कर देंगे तो चौथा महीना यानी कि अप्रैल हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? 5 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो स्थापना दिवस किसका? भाजपा का। 6 अप्रैल को, क्योंकि 1980 में क्या हुआ थी? भाजपा की स्थापना हुई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी को पता है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस तो 7 अप्रैल को मनाते हैं ऐसे। और शांति एवं विकास के लिए खेल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 6 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। लेकिन वैसे खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद्र हॉकी के जादूगर, उनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं खेल दिवस। वहीं पर आपको याद रखना है सीआरपी शौर्य दिवस, तो देश की आन बान शान सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कब? तो 14 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। कब? तो 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को। कब? 18 अप्रैल को माफ करना। सिविल सर्विस डे तो कुछ समय पहले बनाया है सिविल सर्विस डे, 21 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। और रिस्टोर आवर अर्थ ये 2021 की थीम थी इसकी। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। यहीं पर आपको याद रखना है पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। और मलेरिया डे कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को, यानी कि कल हमने इसे मनाया था, है ना। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं? तो 26 अप्रैल को। और अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस आप सभी का
फेमस नागिन डांस दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अप्रैल को। तो ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन था किसका? अप्रैल माह का। अगर मेरी मेहनत आप सभी को पसंद आई हो, अच्छा लगा हो और चैनल से आप दिल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको अंत तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको फ्रांस स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मलेरिया दिवस। तो जिसके क्वेश्चन के बारे में हम बताएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे, इसके थीम के बारे में बताएंगे। तो 25 अप्रैल को मनाते हैं। 2008 से WHO ने बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और आप सभी को पता है हाल ही में मलेरिया की वैक्सीन का भी इजाद कर दिया गया है। तो मलेरिया की वैक्सीन का नाम है मस्कोविक्स। क्या नाम है? मस्कोविक्स इसकी वैज्ञानिक इसकी मलेरिया का नाम है वैक्सीन का। और चाइना कैसा हो चुका है? तो मलेरिया मुक्त हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि मलेरिया मुक्त बनने के लिए भारत किसकी सहायता लेगा? तो यहाँ पर चीन ने मत लगाना, यहाँ पर है अमेरिका। क्या है मित्रों? अमेरिका से सहायता ले रहा है भारत। किसकी? तो 2030 तक उन्मूलन होने के लिए। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना। बेहतरीन सा लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसकी थीम क्या है? तो मलेरिया रोग के बोझ को कम करना और उसे नवाचार के द्वारा बिल्कुल खत्म करना। यह मलेरिया दिवस 25 अप्रैल की थीम है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। अब आप सभी के लिए कुछ ऐसा पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपको नंबर दिलाएगा। अगर यकीन ना आए तो देखिएगा इसमें। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैंने आप सभी को RRB, NTPC, पैट, सुपर टेट और जितने भी हमारे आगामी एग्जाम हैं उनके लिए मैंने एक बुक मंगाई थी। उन बुक में से ये पॉइंट आज हम उसमें से करने वाले हैं। इस पूरी बुक का आपका थोड़ा थोड़ा करके पूरा रिवीजन करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख कारक एवं उनके उत्पन्न रोग। तो सबसे पहले परजीवी देखेंगे यानी प्रोटोजोआ देखेंगे, विषाणु और जीवाणु। तो यहाँ पर प्रोटोजोआ तो पायरिया होता है, मलेरिया होता है, कालाजार होता है, पेचिस होता है और सोने की बीमारी होती है, ठीक है। वहीं पर आपको याद रखना है वायरस से तो एड्स होता है, डेंगू होता है, पीलिया होता है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा होता है, चेचक होता है, खसरा होता है, ट्रोकोमा होता है और रेबीज होता है, ठीक है। यहीं पर टेटेनस होता है, हैजा होता है, प्लेग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक या टीबी होता है और निमोनिया होता है, काली खांसी होती है, डिप्थीरिया होती है। ये जीवाणु वाली लिस्ट है, ये विषाणु वाली लिस्ट है और ये प्रोटोजोआ वाली। तो ऐसे ही जब जब हमारे क्वेश्चनों में प्रमुख रोग और उनसे होने वाले कारक जो होंगे उन पर हम चर्चा करते रहेंगे, इन लिस्टों को आपको याद कराते रहेंगे। तो आज ये हमारा पहला रिवीजन था। ऐसे ही करके 10-5 हमने अगर रिवीजन लगाए तो ये हमारी उंगलियों पर नाचने वाले हैं, ठीक है मित्रों। ये हमारी उंगलियों पर नाचेंगे और जब भी कभी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे? इसकी टांग तोड़ के इसके हाथ में दे देंगे। क्या कर देंगे? इसकी टांग तोड़ के इसके हाथ में दे देंगे। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले जानते हैं कि इसके दूसरी कार्यकाल के लिए एक राष्ट्रपति हैं जो चुने गए हैं और ये कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और 52.2% इन्हें सपोर्ट मिला है, इन्हें वोट मिला है। अब इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, ठीक है। और 53 में इसकी कार्यकारी क्या है? शक्तियाँ हैं, यानी कार्यकारी शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 54 में अगर हम बात करें तो 54 में आप सभी को याद रखना है क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आप सभी को पता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? USA से। वहीं पर 55 में आप सभी को याद रखना है क्या है? तो 55 में है राष्ट्रपति की विधि, यानी जो उसकी क्या होती है? निर्वाचन विधि होती है। और कैसी होती है? तो एकल संक्रमणीय। ये पांचों आपको यहाँ से याद रखने हैं। और 56 को भी मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर होता है उनका कार्यकाल। क्या होता है? कार्यकाल। तो ये 5 आर्टिकल आपको याद रखने हैं अपने भारत के राष्ट्रपति से, ठीक है। ये मैंने आपको हालांकि बोलकर बता दिए हैं, लेकिन अगली बार इनको बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश भी कर दूंगा। ये पॉइंट आप सभी को ऐसे मुंह जबानी भी याद होनी चाहिए वैसे, कि हर चीज़ ये नहीं कि आपको हमेशा PDF और उसके थ्रू ही बताई जाए, आपको इन चीज़ों को याद भी रखना होगा। अब आप सभी के लिए फ्रांस स्पेशल। फ्रांस की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं पेरिस है, सीन नदी के किनारे फंसी हुई है। ये पॉइंट तो बताने के है ही नहीं, जवान पर अटके होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखते हैं यूनेस्को, और यूनेस्को ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? पेरिस में। यूनेस्को क्या करता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज एक तो देता है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये घोषित करता है यूनेस्को, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? यूनेस्को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में। ऐसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ओलंपिक 2024 कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये भी पेरिस में होने वाले हैं, ठीक है। अब हमारी बात आई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो अभी तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना। अगर पता भी होगा तो हमें नहीं मालूम भैया कि कौन कौन सी हमारे ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो हमारे शामिल हैं,
ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए एक तो 39 नंबर का और एक पता होना चाहिए 40वें नंबर का। 40वें नंबर का है धौलावीरा और 39वें नंबर का है ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहे हैं। अब मित्रों मैं आपको वो कराने वाला हूं जो आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर शायद आपको ये चीज़ कराई गई हो, है ना। हर कोई आपको बता देगा ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, तमाम तीमड़ा सब कुछ आपको बता देंगे, लेकिन काम की चीज़ आपको कोई नहीं बताने वाला है। लेकिन मैं आपका साथी हूँ, आपका सहयोगी हूँ, आपका हमदर्द हूँ, है ना। और आपके जैसे ही तैयारी कर रहा हूँ तो आप चीज़ों को देखना, इन चीज़ों को, ये चीज़ आपको मिलने वाली है जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन में आप सभी के लिए यही बात मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या आपके लिए खास था। तो देखो, आगरा का लाल किला सभी को मालूम है उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है, लेकिन 1983 में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया था। लाल किला सबको पता है दिल्ली में होता है, कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कब लाल किला को शामिल किया गया? 2007 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सांची का स्तूप सबको पता है मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने 1989 में इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, सबको पता है, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास है, हर कोई बता देगा। 1986 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है, 1983 में इसे शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर बोध गया में है, 2002 में इसे शामिल किया गया था। भीमबेटका की गाय मध्य प्रदेश रायसेन जिला 2003 में इसे स्टार्ट किया गया था, है ना, इसे इसमें स्वीकृत किया गया था। चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में। सूर्य मंदिर पूर्णांक आप सभी को पता है 1984 में। जंतर मंतर राजस्थान जयपुर 2010 में। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने एक लिस्ट कराई है, इस लिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस लिस्ट से। मेरी मेहनत और मेरी सोच आपको अगर पसंद आई हो मित्रों तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके एक बार बता देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा प्रभा। तो ऊर्जा प्रभा ये क्या है? एक तटरक्षक जहाज है। तटरक्षक यानी जो हमारा क्या होता है, रक्षक, तटरक्षक समुद्री, जी समुद्र जैसे मान लीजिए समुद्र है, इसे बोलते हैं क्या, तो कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोस्ट यानी तट बोलते हैं। और इसी की सुरक्षा के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है भारतीय तटरक्षक बल, है ना। और इसके हाल ही में नए हेड भी बनाए गए थे, ये है वीरेंद्र कुमार। ये हाल ही में एक नए ऊर्जा प्रभा एक जहाज है, इसको क्या किया गया है, कमीशन किया गया है, यानी इसे अपने अंदर लिया गया है। और ये कहाँ से? तो भरूच गुजरात में से इसे शामिल किया गया है या इसे कमीशन किया गया है, ठीक है। इस किसके द्वारा? तो तटरक्षक बल के द्वारा। प्रोजेक्ट 17 आप सभी को पता है, किसके? प्रोजेक्ट 17। प्रोजेक्ट 75 के तहत आपको बताया क्या, तो 6 सबमरीन बनाई गई हैं। कलवरी, खांडेरी, बेला, करंज, बागीस, ये सब चीज़ क्या बनाई गई हैं, तो 6 हमारी सबमरीन बनाई गई हैं जो टोटल बन चुकी हैं। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो डेफ कनेक्ट 2.0। डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन हाल में कहाँ पर किया गया है, या आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया है। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो रक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इस मंत्रालय के द्वारा इसकी स्टार्टिंग की गई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। विंग्स इंडिया 2022, तो बेगमपेट हैदराबाद से इसे स्टार्ट किया गया था, विंग्स इंडिया 2022। यहाँ पर आपको याद रखना है कि उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? कौन मित्रों? उड्डयन मंत्रालय के मंत्री आप सभी को बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कौन है? चलिए आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, स्पेस टेक फ्रेमवर्क, कौन सा मित्रों? स्पेस टेक फ्रेमवर्क, ये कहाँ पर? तो कोलकाता, तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में गंतव्य को स्थापित करने के लिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतर गंतव्य को स्थापित करने के लिए स्पेस टेक फ्रेमवर्क तेलंगाना चलाया है। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बेहतरीन गंतव्य का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला स्पेस स्टेशन खोलने के लिए बात कही है। ऐसे ही बेंगलुरु में आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर है, DRDO और दिल्ली में हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आपको सभी को याद रखना है, अंतरिक्ष से संबंधित ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन तेलंगाना भी चाहता है कि मुझे भी इन चीज़ों में दिलचस्पी लेनी चाहिए, है ना। मेरे नागरिकों के लिए, मेरे राज्य के लिए, समृद्धि के लिए ये काम जरूरी है कि अंतरिक्ष से बेहतर गंतव्य यहाँ पर भी स्थापित किए जाएं। तो इसी के लिए इसने क्या चलाया है, स्पेस टेक फ्रेमवर्क चलाया है। और यहाँ पर 2 खास व्यक्ति रहे थे, एक थे सोमनाथ और एक थे अमिताभ कांत। इन दोनों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ये यहाँ के मुख्य अतिथि भी थे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब तो क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या ही आपको बताऊँ, आप सभी को पता है कि एक बार पुनः से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया।
भैया कभी कभी डर लगता है कि अपना भी चैनल, भाई साहब इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं इतना बढ़िया काम करने के बावजूद, क्या कहते हैं, तो साथी हमारे कहते हैं कि भाई साहब आप नकल क्यों कर रहे हो। अरे मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर नकल विश्व में अगर पढ़ाई की नकल होती तो आज कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। कौन नहीं होता? कोई भी पढ़ा लिखा नहीं होता। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कुमार गौरव सर की क्लास को, ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि शिक्षा फैलाने से ही तो बढ़ेगी, शिक्षा बांटने ही से ही तो बढ़ेगी, ना कि उसे अपने पास संजो कर रखने से बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर शिक्षा अगर अपने पास रखी जाती और ये कोई कह देता कि आपने हमारा क्वेश्चन पढ़ा दिया और ये आपको कॉपीराइट लग जाएगा, तो मुझे मिलवा देना उससे, ठीक है। और आपका जब क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में और आप ये कह देना कि मैंने मनमोहन क्लासेस से ये क्वेश्चन पढ़ा था, यहाँ से मैं इसको नहीं करूँगा, मैंने कुमार गौरव सर से पढ़ा था, यहाँ से करूँगा, तो मैं देखता हूँ आपका कौन सा क्वेश्चन गलत जाएगा। नहीं जाएगा मित्रों, आप यकीन मानिए, इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। ये केवल वो चीज़ें होती हैं जो सामने वाले व्यक्ति को ऊपर जाने से रोकती हैं, उन्हें नीचे लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए कामयाब है, बढ़ता जा रहा है, बस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 2-4 नेगेटिव कमेंट से कुछ नहीं होगा। जहाँ पर आपको पता है इतने सारे पॉजिटिव कमेंट, इतने मेरे साथी सहयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये कभी बंद नहीं होने वाला। ठीक है, आप इसको वीडियो को पूरा देखें या ना देखें, मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं सब लास्ट में करता हूँ, ताकि वो साथी ही इन बातों को जान सकें जो इससे दिल से जुड़े हुए हैं, पूरी क्लास को अंत तक देखते हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए क्लास बनती भी है, उछल कूद करने वालों के लिए क्लास नहीं बनती है। मैंने पहले भी कहा था कि या तो 1 व्यू आए चाहे 1000 व्यू आए, जितने भी व्यू आएंगे उन व्यू के लिए वीडियो बनती रहेगी। ठीक है, ये आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, ये क्या करना है ये मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TDC को लॉन्च किया गया है? तो ये हाल ही में किया गया भारत ने। अब जैसे आपको ये दिख रहा है, ये भारत, क्या दिख रहा है, ये भारत दिख रहा है, और भारत के साथ आपको पता है किसके रिश्ते अभी थोड़े से नाजुक चल रहे हैं, तो चीन के साथ। ये चीन जो है वो अपनी पॉलिसी चला रहा है, एक पॉलिसी जिसकी पॉलिसी है क्या कि पहले कर्ज दो और उस कर्ज में दबा दो। तो इसने बहुत अच्छा कार्य भी किया है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, बांग्लादेश का चटगांव इसने अपने पास रख लिया, म्यांमार में अपना कोको द्वीप रख लिया, यहाँ पर श्रीलंका में हम्बनटोटा रख लिया, माले में वो मालदीव में माले रख लिया। ऐसे ही इसने क्या किया, तो यहाँ पर चीन में वो पाकिस्तान में अपना ग्वादर बंदरगाह रख लिया। तो इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, भारत को बांधने की कोशिश कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इतने चालाक हैं व्यक्ति कि भाई साहब इसकी एक नहीं चलने दे रहे। अब उन्होंने क्या किया है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इसी से यह संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक जो मैंने बताया भी, ये इलाका कहलाता है क्या, इंडो पैसिफिक। क्या कहलाता है, इंडो पैसिफिक ये क्षेत्र कहलाता है। और इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र को ऋण मुक्त करने के लिए क्या किया है, तो ये TDS लॉन्च किया गया है, यानी ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लागू किया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो मोदी जी ने इसको लॉन्च करते हुए कहा है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़े बड़े निवेश होने चाहिए और उसमें निजी कंपनियां भी भागीदारी कर सकती हैं। इसके लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मुक्त बनाने के लिए, किससे, तो इस चीन से, धोखेबाज चीन से मुक्त बनाने के लिए इसे चलाया गया है। इसकी एक बेहतरीन सी पॉलिसी मैंने बताई आपको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इसकी पॉलिसी है, यानी कर्ज दो और कर्ज में दबा दो। ठीक है, तो इसके लिए मोदी जी ने एक तोड़ निकाला है, रामबाण इलाज निकाला है, वो है TDC। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अच्छा, आज का हमारा सवाल आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का हमारा सवाल है, कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे ज़्यादा निर्यात किस चीज़ का होता है? तो ये आपको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए, और इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कल। क्या बताऊंगा, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कल। आप देखने वाले तो समझ गए होंगे, है ना। वैसे मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको कल, बोलकर कल बताऊंगा, लिखकर मैंने आज बता दी है। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे सारे के सारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी सुर्खियाँ पसंद आई हों, अच्छी लगी हों, लगा हो थोड़ा बहुत मेहनत किया है, तो मित्रों आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और दिल से जुड़े हुए सभी साथियों को धन्यवाद। ऐसे ही पॉजिटिव कमेंट करते रहिए, हम तुम दोनों मिलकर उस फतेह को हासिल करेंगे और झंडा लहराकर ही मानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगा कर रहें। ठीक है, सर्दी जुकाम से बचकर रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और देखते रहें क्या, तो इस करंट अफेयर वाले नोट्स वीडियो को, जो आधा घंटे में आपका निचोड़ निकाल कर धर देता है आपके सामने। ठीक है, इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
भारत माता की जय।